Hello everyone, welcome to Digital Academy. Today we will discuss the concept of partnership. The partnership is when two or more persons join hands to set up a business and agree to share profit or losses, then they are said to be in partnership. तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्री होते हैं एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को शेयर करने के लिए, तब इस बिजनेस को हम पार्टनरशिप कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो फीचर्स और नेचर ऑफ पार्टनरशिप। The first feature is two or more person। पार्टनरशिप का पहला फीचर यही है कि इसमें कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 50 पर लिमिट कर रखा है, इसे मैक्सिमम 100 तक बढ़ाया जा सकता है। तो कम से कम इसमें दो जनों का होना जरूरी है। जब दो जने होंगे तभी पार्टनरशिप स्टार्ट हो सकती है। अगला फीचर है बिजनेस। इन लोगों के बीच में बिजनेस होना जरूरी है। बिजनेस का मतलब होता है एक रेगुलर एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है, जिसमें लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं और रेगुलर बेसिस पे करना चाहते हैं, उसे बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, तब जाके इसे पार्टनरशिप माना जाएगा। तीसरा फीचर इसमें होता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि जब कोई पार्टनरशिप शुरू की जाती है तो उसमें पार्टनरशिप में कोई भी बंदा ए बंदा बी के साथ और सी के साथ पार्टनरशिप में जाता है, तो ए और बी और सी ये आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल हैं और एक दूसरे के एजेंट है। यानी बी जो है वो ए के लिए काम कर सकता है, सी के लिए काम कर सकता है। बी जो है ए के फेवर में काम करेगा, सी के फेवर में काम करेगा। इसी तरह से ए बी के फेवर में काम कर सकता है, सी के फेवर में काम कर सकता है। सी जो है वो बी के फेवर में काम कर सकता है, ए के फेवर में काम कर सकता है। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं और एक दूसरे के एजेंट भी हैं। आप जानते हैं प्रिंसिपल किसे कहते हैं और एजेंट किसे कहते हैं। जब कोई बंदा किसी के लिए काम करता है तो जो बंदा काम कर रहा है उसे एजेंट कहा जाता है और जो बंदा काम करवा रहा है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब पार्टनरशिप होती है तो बंदे आपस में म्यूचुअल एजेंसी में होते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल होते हैं, एक दूसरे के एजेंट है। यानी कि बी जो है वो ए के फेवर में परचेज कर सकता है, ए के फेवर में सेल कर सकता है। इसी तरह से सी जो है वो ए के फेवर में और बी के फेवर में परचेज और सेल कर सकता है। इस तरह से ये आपस में एक दूसरे के एजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपना फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस। अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उनमें आपस में म्यूचुअल एजेंसी है, लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ प्रॉफिट शेयरिंग नहीं कर रहे हैं तो उसे पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब क्या होता है पार्टनरशिप में प्रॉफिट और लॉस शेयर होना जरूरी है। जैसे ए बी और सी इन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तीनों ने, एक ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, इन्होंने 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और उन्होंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए। अब एक कह रहा है कि मुझे हर महीने 5,000 सैलरी मिल जाए और बाकी का जो प्रॉफिट है वो बी और सी आपस में 5:1 या किसी भी रेशियो में बांट लें। तो यहां पर बी और सी ये तो आपस में पार्टनरशिप में होंगे,
लेकिन ए इनका पार्टनर नहीं कहलाएगा क्योंकि ए के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग नहीं हो रही। ए एक फिक्स रेम्यूनरेशन ले रहा है, 5000 सैलरी ले रहा है, जो पार्टनरशिप का प्रॉफिट का एक शेयर नहीं है। जब तक इनके बीच में प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं होगा तब तक उस बंदे को पार्टनर नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो इसे हम पार्टनरशिप बी और सी के बीच में ही कहेंगे, ए और बी और सी के बीच में पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। अपना अगला फीचर है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। जब कोई पार्टनरशिप शुरू की जाती है तो उसमें नॉर्मली लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड। इसका मतलब ये है कि अगर क्रेडिटर्स को चुकाने हैं और फंड पार्टनरशिप फर्म में कम पड़ जाए तो इन पार्टनर्स को अपने घर से फंड लाकर अपने क्रेडिटर्स को चुकाना पड़ेगा। इस तरह से हम कहते हैं कि जितनी वो कैपिटल लगा रहे हैं उसके अलावा भी उनकी लायबिलिटीज बनती है पार्टनरशिप के बिजनेस में। अगला अपना फीचर है इसमें, इनके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब के बीच में जो भी पार्टनर्स हैं इनके बीच में एक चीज का होना जरूरी है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है ये इन चीज़ों के लिए एग्री हो कि हम प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे। इसके अलावा भी और तरह के एग्रीमेंट ये कर सकते हैं कि कौन बिजनेस चलाएगा, कौन ऑपरेट करेगा, किसको क्या मिलेगा। इस तरह से ये एग्रीमेंट होना इनके बीच में जरूरी है। एग्रीमेंट जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है। पहला ओरल एग्रीमेंट, और दूसरा रिटन एग्रीमेंट। जब पार्टनर आपस में ओरली एग्रीमेंट करते हैं तो उसे ओरल एग्रीमेंट कहा जाएगा, और जब जो भी एग्रीमेंट में जो चीजें हैं वो एक डीड में वो लिखकर रख लें और उसके बाद में सबके सब पार्टनर उस पर साइन कर दें, तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है उसे रिटन एग्रीमेंट कहा जाता है। और इस रिटन एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप डीड। इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारे प्रोविजंस मेंशन कर दिए जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है व्हाई वी नीड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, हमें पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एक ट्रेडर, जिसे सोल ट्रेडर कहा जाता है, उसने मान लो एक फैक्ट्री लगा रखी है, एक फैक्ट्री लगा रखी है और इस फैक्ट्री की कैपेसिटी अपन मान लेते हैं 1 लाख यूनिट्स किसी प्रोडक्ट को बनाने की है। अब सोल प्रोप्राइटर्स की खुद की एक लिमिटेशंस होती है, उसके पास कैपिटल की लिमिटेशंस हो सकती है, एफिशिएंसी की लिमिटेशंस हो सकती है, मैनेजरियल स्किल की आपके लिमिटेशंस हो सकती है। इस तरह से बहुत सी उसके पास लिमिटेशंस होती है। अगर ये बंदा अभी जो 1 लाख यूनिट 100% कैपेसिटी है, लिमिटेशंस के कारण ये सिर्फ 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहा है। कितनी यूटिलाइज कर रहा है? 50% कैपेसिटी ये यूटिलाइज कर रहा है, 50,000 यूनिट्स ये बना रहा है। अब इसके पास में एक ऑफर आया किसी इंटरनेशनल फर्म के द्वारा कि आप हमें 20,000 यूनिट्स बना के दें। 20,000 यूनिट्स इनको बना के दें, ये उनके पास ऑफर आया है। अब इसके पास रिसोर्स लिमिटेड है, ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा नहीं सकता। तो अगर इसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी
तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होगी, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, और भी कई तरह की इनको रिक्वायरमेंट होंगी। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट हो रही है वो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब कैपिटल की कमी के कारण ये ऑफर एक्सेप्ट कर नहीं सकता। अगर इसे एक्सेप्ट करना है ये ऑफर, तो इसे किसी के साथ टाई अप करना पड़ेगा, या तो ये लोन के लिए जाए बैंक के पास। जब ये बैंक के पास लोन लेने जाता है तो उसे कई बार फॉर्मेलिटीज इतनी ज़्यादा होती है कि ये पूरी कर ही नहीं पाता, उसकी वजह से इसे ना तो लोन मिल पाता है। तब ये क्या करेगा, ये करेगा अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से कांटेक्ट करेगा और उन्हें कहेगा कि आप हमारी फर्म को ज्वाइन करें या मेरे पार्टनर बने। तो इस तरह से पार्टनरशिप की जरूरत जो पड़ती है वो इन सोल प्रोप्राइटर्स की लिमिटेशंस के कारण पड़ती है। सोल प्रोप्राइटर्स की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है? फर्स्ट, लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। सेकंड लिमिटेशन जो है वो स्किल की है, लिमिटेड स्किल। और भी कई तरह की लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से इस बंदे को किसी और के साथ जुड़ना पड़ता है, एसोसिएट्स होना पड़ता है, तभी हमें पार्टनरशिप की जरूरत पड़ती है। अगला हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। अभी जब हमने एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स which mentions all the provisions relating to operation of partnership business। क्या होता है? ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जो पार्टनर्स से रिलेटेड, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारे प्रोविजन उसमें मेंशन किए जाते हैं। यानी कि इसमें जो कंटेंट्स होते हैं उनमें कुछ ये चीज़ें लिखी रहती है। सबसे पहले नेम ऑफ द बिजनेस, एंड इट्स एड्रेस। सेकेंड, पर्पस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या पर्पस है, किस पर्पस से बिजनेस खोला जा रहा है। थर्ड, इसमें होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच पार्टनर। ये चीजें इसमें लिखी रहती है। थर्ड, इसमें लिखा रहता है, फोर्थ इसमें लिखा रहता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस बंदे ने कितने रुपए लगाए, कितने फंड उसने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद में इसमें लिखा रहता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस, यानी ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे किस रेशियो में बांटते हैं, इसके बारे में इसके अंदर लिखा रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें लिखी रहती हैं, जैसे अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कितना देना है, ठीक है, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग एंड लोन, ये सब कुछ लिखा रहता है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी या रेम्यूनरेशन देना है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहता है सैलरी और रेम्यूनरेशन
टू एनी पार्टनर। इसके अलावा इसके अंदर लिखा रहेगा कि बुक्स को कैसे मेंटेन करना है, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कैसे डेप्रिसिएशन लगाना है, इस तरह से बहुत सी चीजें इसमें लिखी रहती है। तो ये होता है पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो इसमें सब कुछ क्लैरिटी लिखा रहता है, हर चीज स्पष्ट रूप से लिखी रहती है। तो पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नील हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। अगर बीच में अगर डिस्प्यूट हो भी जाए तो उन डिस्प्यूट को सोल्व जो है उस पार्टनरशिप डीड को देखकर किया जा सकता है। इसलिए पार्टनरशिप डीड बहुत जरूरी होती है जब भी हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो क्या होता है? अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तब हम क्या करें? तो इसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो मेंशन, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजंस को हम फॉलो हमें करना पड़ता है। जब भी हम पार्टनरशिप डीड के बिना बिजनेस कर रहे हैं तो उन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो अगला हमारा टॉपिक है प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 in the absence of partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या प्रोविजन आपको फॉलो करने हैं? तो सबसे पहला प्रोविजन है प्रॉफिट और लॉसेस to be shared equally no matter what is the capital contribution। आपको प्रॉफिट और लॉस जो है वो इक्वल ही बांटने पड़ेंगे अगर आपके पास कोई डीड नहीं है। चाहे ए ने 1 लाख रुपए लगाए हैं और बी ने सिर्फ 10,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन इनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इन दोनों को आपस में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है उन प्रॉफिट या लॉस को हमेशा बराबर ही बांटना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें जो प्रोविजंस है वो यही है कि प्रॉफिट और लॉस जो हुए वो आपको इक्वल ही बांटने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसका प्रोविजन है, सेकंड प्रोविजन है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज ऑन ड्राइंग्स। यानी कि पार्टनर्स की कैपिटल पर किसी भी तरह का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा, किसी भी तरह का इंटरेस्ट इस पर अलाउ नहीं किया जाएगा और ड्राइंग्स पर भी फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। अगला इसमें जो फीचर है इसका जो पॉइंट है वो ये है नो सैलरी रेम्यूनरेशन और कमीशन टू एनी पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर को कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन, कमीशन या सैलरी या किसी भी नाम से कोई भी रेम्यूनरेशन उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। चाहे उनमें एक बंदा पूरे दिन ही बिजनेस संभाल रहा हो और दूसरा बंदा बिल्कुल भी बिजनेस में ना आता हो, लेकिन इसमें कोई भी आपको रेम्यूनरेशन नहीं देना है। ठीक है, अगला हमारा इसमें पॉइंट है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और एडवांसेस। अगर किसी पार्टनर ने लोन या एडवांस के रूप में फर्म को कोई अमाउंट दिया है, कैपिटल के रूप में नहीं, लोन या एडवांस के रूप में, तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट आपको अलाउ करना होगा।
और इनके अलावा दो चीज़ें और आपको ध्यान रखनी है कि अगर फर्म की एसेट्स या फर्म की रिसोर्सेज यूज़ करके, दो चीज़ें ये हो रहे हैं, फर्म्स की एसेट्स और रिसोर्सेज यूज़ करके, इनका यूज़ करके कोई पार्टनर अगर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उस प्रॉफिट को भी, चाहे उसने बाहर कमाया है लेकिन उस प्रॉफिट को भी उसे फर्म में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा। दूसरा एक और प्रोविज़न है जिसमें यह है कि जो पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में हैं, जैसा वो बिजनेस कर रहे हैं उसी तरह का सिमिलर नेचर बिजनेस वो नहीं कर सकते। सिमिलर नेचर बिजनेस वो नहीं कर सकते। दूसरा बिजनेस वो कर सकते हैं लेकिन सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस इज प्रोहिबिटेड। यानी कि अगर कोई बंदा कोई एक बिजनेस कर रहा है ग्रोसरी आइटम्स का और पार्टनरशिप में है, तो वो अपनी ग्रोसरी की स्टोर नहीं खोल सकता। अगर उसने ग्रोसरी स्टोर खोली है तो उसका भी प्रॉफिट उसे इस पार्टनरशिप फर्म के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो आज हमने डिस्कस किए पार्टनरशिप की बेसिक कंसेप्ट, कुछ पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।